एग्जाम का टाइम है। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग का भी एग्जाम आने वाला है। फिर से आपके माइंड में क्वेश्चन, फिर से वही टेंशन कि इतना सारा सिलेबस है, 4 यूनिट हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट्स हम करें, किसको हम छोड़ दें, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप किस यूनिट में किन किन पॉइंट्स की तैयारी कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं वो उसमें भी वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो ये पेपर है इसमें 50% जो क्वेश्चन है ना, आप आप खुद से अपने एक्सपीरियंस, जो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, आप उसके बेस पर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी बुक से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर यूनिट 1 की बात करूं तो देखिए, यूनिट 1 में जो पहला जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले की जितने भी एग्जाम हुए हैं बार बार रिपीट हुआ है। कभी पूछते हैं मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है, कभी पूछते हैं असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है, तो कभी पूछा जाता है मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन तीनों चीजें क्या हैं। अगर हम बात करते हैं, असेसमेंट की बात करता हूं मैं। ठीक है, असेसमेंट क्या है कि क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसको असेस करना कि अभी तक कितना सीखा है, कितना पढ़ा है, किस तरह से सीख रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है। तो सिंपल था, उसको देखना, उसको आकलन करना, कितना सीखा है, कितना सीख चुका है। लेकिन इवैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इवैल्यूएशन एक टाइम पीरियड में किया जाता है। एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा है, एक टाइम, पूरे टाइम पीरियड में, तो उसका इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, तो इस इवैल्यूएशन से टीचर को बच्चों के बारे में पता चलता है कि बच्चा ने कितना सीखा, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में वीक है। और साथ के साथ टीचर को अपने बारे में पता चलता है कि उसने जो भी मेथड्स यूज किए, जो भी स्ट्रेटेजी यूज की, कितना वो कामयाब रहा। लेकिन मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट इवैल्यूएशन का एक पार्ट है जिसमें नंबर्स की बात की जाती है कि बच्चे के कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज आए। तो यहाँ पे नंबर्स की बात की जा रही है, मेजरमेंट में मेजर किया जा रहा है। और उसकी जो अचीवमेंट है उसके नंबर के बेस पर ही पता लगाई जा रही है। फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, कितने 90+ परसेंटेज, 90 से कम है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। और अगर हम बात करें नीड एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, तो स्कोप ऑफ इवेल्युएशन क्वेश्चन ये भी एक बार आया हुआ है। तो स्कोप ऑफ इवेल्युएशन इसमें क्या लिखना है, तो मतलब क्या है, देखिए जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं ना, तो इसका क्या स्कोप है। जब स्कूल की बात करें तो इवेल्युएशन क्यों किया जाता है, बच्चों की अचीवमेंट है उसको मापने के लिए कि एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा है, उसकी अचीवमेंट कितनी रही है। ठीक है, कि बच्चे ने कितना अचीव किया, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है। जब बच्चे के बारे में पता चलेगा इवैल्यूएशन के थ्रू, तभी तो बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती है, उनको गाइड किया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्कोप है। ठीक है, थर्ड पॉइंट करेंगे तो थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों ये सेम ही है। अगर फर्स्ट पॉइंट पता चल गया तो थर्ड वैसे ही पता चल जाएगा। और जो ये क्वेश्चन जो और है, जो बार बार रिपीट होता है ना, क्या है, इवैल्यूएशन अप्रोचेस, कि इवैल्यूएशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। अप्रोचेस मतलब बच्चों को किन किन तरीकों से इवैल्यूएट किया जा सकता है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है, फॉर्मेटिव, समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या हो रहा है, फॉर्मेटिव का मतलब है कि बच्चों का जब इवैल्यूएशन जो है कंटिन्यूटी में किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से क्वेश्चन भी कर रहा है, तो मतलब कंटिन्यूटी में बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहा है। फॉर्मेटिव मतलब क्लास के अंदर जो हो रहा है, क्लास में चैप्टर जो चल रहा है उसके साथ के साथ, और चैप्टर खत्म होने पे भी जो क्वेश्चन आंसर जो टीचर बच्चों से पूछ रहा है, उनका टेस्ट ले रहा है, तो उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। स्कूल में जब आप होंगे तो आपका FA1 FA2 ये चीजें होती होंगी। फिर समेटिव एंड टर्म एग्जाम इसको कहते हैं। मतलब जब पूरा सेमेस्टर एंड होता है तो एंड टर्म जो एग्जाम होता है, तो इसमें पता लगाया जाता है कि एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे की क्या अचीवमेंट रही है, टीचर ने कितने कितने अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया है, टीचर की क्या अचीवमेंट रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता आया है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो असेसमेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि कॉन्टिन्यूस असेसमेंट क्या है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो बच्चों के वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, मतलब असेसमेंट जो है बच्चों का लगातार किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यहाँ पर जो
क्लास में जो पढ़ाई हो रही है अलग अलग सब्जेक्ट, उसके साथ के साथ बच्चा आर्ट में कैसा है, बच्चा म्यूजिक में कैसा है, डांस में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, तो इन चीज़ों को भी असेसमेंट का एक पार्ट बनाया जा रहा है, इन चीज़ों का भी असेसमेंट किया जा रहा है। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बड़ा एरिया, पढ़ाई को छोड़ के और चीज़ों को भी शामिल करना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्कोप का थोड़ा बहुत आइडिया है। अब कई बार आप इस चीज में कंफ्यूज हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। तो लर्निंग का असेसमेंट करना, कि क्लास में जो बच्चा चीजें सीख रहा है उसको असेस करना कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ सीखने की बात नहीं की जा रही, सीखते टाइम बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें टीचर के थ्रू बच्चों को फीडबैक भी दिया जा रहा है ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और असेसमेंट एज ए लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा खुद सीख रहा है, ग्रुप में सीख रहा है, और क्या सीख रहा है बच्चा खुद का खुद से असेस कर रहा है, कि मतलब यहाँ पे बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, खुद को असेस कर रहा है कि उसकी लर्निंग अभी तक कहाँ है। वो क्लास में दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करता है, बात करता है, ठीक है, ग्रुप में पढ़ता है, सीखता है। यहाँ पे भी टीचर का काम है बच्चों को फीडबैक देना। तो यहाँ पे बच्चों की लर्निंग, सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बच्चा खुद को इवेलुएट कर रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में है कि टीचर बच्चों को फीडबैक दे रहा है ताकि बच्चा जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बच्चा खुद का मतलब खुद को असेस कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव की हमने बात कर ली। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में नॉर्म रेफरेंस का मतलब होता है कि जब बच्चे की अचीवमेंट के बारे में बात की जाए कि बच्चे का कितना परसेंटेज आया है, उसकी क्या अचीवमेंट है। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या है कि बच्चे की जो अचीवमेंट है उसकी कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ की जाती है। ठीक है, तो इस यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो फॉर्मेटिव समेटिव है ये वाला, और इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेकेंड यूनिट की अगर बात करें टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पहले के एग्जाम में जो आ चुके हैं, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये वाली जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी और टूल्स, ठीक है, जो भी टूल्स हैं उसके बारे में पूछा गया है। चाहे हम क्वेश्चनियर की बात करें, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, जो भी है, चाहे हम जो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसकी बात करें, तो जो भी ये टूल्स हैं तो उनकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट, तो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें ब्लूप्रिंट के बारे में स्पेशली पूछा जाता है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। और असेसमेंट इन मूक्स, की मूक्स में किस तरह से असेसमेंट होता है। तो देखिए, जब हम मूक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट कैसे होता है, बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, इसके अलावा जो क्वेश्चनियर होता है, एमसीक्यू होते हैं, तो इन इन अलग अलग तरीकों से जो होता है बच्चों को असेस किया जाता है। पोर्टफोलियो, जो भी बच्चों का वर्क होता है उसके हिसाब से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन इस यूनिट में भी देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट है, इसके अलावा असेसमेंट इन मूक्स। बाकी 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, और इसके अलावा अगर पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट की, पीयर जब आप एक ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे को असेस करते हैं, सेल्फ का मतलब है आप खुद से सीख रहे हो, खुद को आप असेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप तैयारी करना। और अगर हम यूनिट 3 में आए तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले के जो एग्जाम्स हुए इसमें भी रिपीट हुआ है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इवेल्युएशन। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है ये भी बार बार रिपीट होता आया है। और एक दो बार अगर हम बात करें जो कोरिलेशन जो मेथड है, इसको भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आप ये 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं जो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा मीन मीडियम मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर ओवरऑल इस यूनिट की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, और जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, आप ये 3 क्वेश्चन आप इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, तो इसको भी थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी जो 3 बताए हैं इसकी आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम
फोर्थ यूनिट की बात करें तो देखिए एक ऐसा यूनिट जिसमें आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक एक ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हुआ है कि क्वेश्चन बैंक क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक क्या है, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में भी जब आपने दिया होगा तो क्वेश्चन बैंक आपको मिलता होगा, तो जो भी सिलेबस आपका होता था तो पूरा एक उनका एक इसमें अलग अलग क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप किस तरह से होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप किस तरह से होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होंगे, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता था। तो इसकी जब आप तैयारी करते थे तो आपको पता चलता था यार 1 मार्क्स की क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है किस तरह से तैयारी हम कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन के बैंक के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन बैंक मिले होंगे तो आप बता सकते होंगे कि यार भाई इसकी हेल्प, मतलब एक क्वेश्चन बैंक एग्जाम से पहले बच्चों के लिए किस तरह से यूजफुल है। फिर ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें, अब मान लो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो ग्रेडिंग सिस्टम में आपको इतना तो पता है ना कि ग्रेडिंग सिस्टम में A+ होता है, A होता है, B+ होता है, B होता है, C+ होता है, C होता है, D होता है, E होता है, F होता है, इतना तो पता है ना। तो आप इनके बारे में लिख कर एक एक पॉइंट लिख कर आप इनके बारे में ही आप बता सकते हो ग्रेडिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं, आप थोड़ा तो इतना बता ही सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो कोविड में आपका सारा एग्जाम जो है आपने ऑनलाइन दिया होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा। क्या फायदा है, घर में बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हो, कहीं जाना ही नहीं, टाइम भी बचेगा, ट्रांसपोर्ट के जो पैसे हैं वो भी बचेंगे। लेकिन इसके क्या डिमेरिट्स हैं आप वो भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, तो एक तो आपकी जो एग्जाम है आप दे रहे हैं, घर पे तैयारी करते हैं, फिर आप जाके एग्जाम देते हैं, वो तो नॉर्मल एग्जाम है। ओपन बुक का मतलब है यहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं लेकिन बुक खोल कर आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ड्यू में भी इस तरह का कोविड में हुआ था, ओपन बुक एग्जाम शायद इस तरह का पैटर्न, शायद श्योर नहीं हूँ लेकिन इस तरह का शायद फॉलो किया गया था। तो ओपन बुक क्या है कि आप के सामने क्वेश्चन पेपर है, आपको 3 आवर में करना है, ठीक है, और सामने बुक है, आप बुक में से देखो, आप पढ़ के आप करो। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार बहुत सिंपल तरीका है, बुक में से देख के कर लेंगे, लेकिन क्या होता है जब आप तैयार करके जाते हो ना, याद करके जाते हो, तो 3 घंटे के अंदर आप 5 क्वेश्चन बड़े आराम से करते हो। लेकिन जब सामने बुक होती है ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले बुक में ढूंढो कहाँ पे है, कितना आंसर लिखना है, फिर उसको देख के करो, तो इसमें तो 2-3 क्वेश्चन में भी आपका पूरा 3 घंटा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम के बारे में आपको लिखना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या डिमेरिट्स है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। और इसके अलावा जो है चॉइस बेस्ड चॉइस सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में भी CBCS या CGPA जो है। लेकिन जो बार बार जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट है ना, क्वेश्चन बैंक, ग्रेडिंग सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह से फोर्थ जो यूनिट है ना, इसमें एक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको इसको तैयारी करने की जरूरत है, आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इन चीज़ों के बारे में जानते हो, देख चुके हो कि आप इसको बिना तैयारी के भी कर सकते हो। इसमें से जो आपको ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत है वो आप जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो, और सेकेंड यूनिट, बाकी फर्स्ट यूनिट और जो आपका फोर्थ यूनिट है ना, वो आप बिना पढ़े आप उसको 1-2 घंटे में ही आपको पूरा उसको रिवाइज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। बस आप जो सेकेंड यूनिट है ना, यहाँ पे आप रिलायबिलिटी वैलिटी को देख सकते हो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, मूक्स है, पोर्टफोलियो है, एक कुछ चीज़ें आप इसको देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और थर्ड यूनिट में जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इवेल्युएशन, इसके अलावा मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, और आप कमेंट करके कल ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। सो ऑल द बेस्ट।